हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राज यादव। मैं सामर्थ्य आईएएस एकेडमी, जो कि हमारे बहुत ही अनुभवी प्रिय मित्र हैं एस एल सिंह सर, इनके द्वारा इस इनिशिएटिव का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर ने इस इनिशिएटिव को इसलिए स्टार्ट किया है ताकि वो बच्चे जो गांव में, छोटे शहरों में या ऐसे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां तक शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच पाती, साथ ही वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे शिक्षक आज हमारे पास हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं हर व्यक्ति को अपने सपने साकार करने में योगदान करने के लिए। क्योंकि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सपने तो सब देखते हैं और हर सपना साकार होना चाहिए। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर आती है दोस्तों कि जब हम अमीरों की बात करते हैं तो वो अपने सपने पैसों से साकार कर लेते हैं, और जब गरीब की बात आती है तो उसको पैसा अपने सपने साकार करने के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है सरकारी नौकरी। क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए उस पैसे का उपयोग करे। और इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म एस एल सिंह सर के द्वारा चलाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्पेशली उनके लिए जो घर रहकर भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन कवर करूंगा। अब थोड़ा सा अपने बारे में भी मैं बात कर लूं तो दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूं, उसके पैनल में रहा हूं। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि हर आदमी के सपने अगर साकार हो जाए तो लोग सपने ही देखना शुरू कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो काम करना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है शायद मुझ में कुछ कमी रही हो, बट मैं उस कमियों को निकाला, और ये कमियां मैं आपको बताऊंगा कि इस कमियों को दूर करेंगे तो किस प्रकार से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि क्या अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या रोल है यूपीएससी में, इसका क्या रोल है यूपीपीसीएस में, इसका क्या रोल है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसका क्या रोल है एमपीपीएससी में। हर बच्चा ये परेशान होता है कि सर ये बहुत कठिन विषय है। ऐसा नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं होता। और आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे घर में दैनिक आधार पर हमें देखने को मिलता है। हमारे देश की रीढ़, हमारे घर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, राज्य की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आप सोचिए कि आप अधिकारी बनकर क्या करना चाहेंगे, बिल्कुल वही अर्थशास्त्र, यानी कि पैसा कमाना चाहेंगे और अपने घर को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा आपको, उसके मैं एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको डिस्कस करता हूं कि ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर और हमारा कितना बड़ा पोर्शन ये कवर करेगा। चलो देखते हैं एक बार। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं दोस्तों, तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की हम बात करते हैं सबसे पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी घर बनाने की सबसे पहले शुरुआत होती है उसका फाउंडेशन। तो यूपीएससी की शुरुआत जो होती है उसके फाउंडेशन यानी कि प्रीलिम्स से शुरू होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हैं, हम पिछले 3-4 सालों के पेपर को, तो कम से कम 15 से लेकर 20 प्रश्न तक इसमें आते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी प्लस करंट के साथ आते हैं। और सोचिए कि अगर 15 प्रश्न आते हैं 100 में से और आपके 10 भी सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि अगर आपने अपने घर का फाउंडेशन अच्छा बनाया है तो आपका घर सदियों तक चलेगा। यानी कि बेसिक हमें बहुत जरूरी होता है तैयार करना। दूसरा, आगे बढ़ते हैं कि क्या प्री क्वालिफाई करने के बाद हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, ये सपने की शुरुआत है, अभी पढ़ाओ तो और भी बाकी है। जैसे प्री क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस लिखते हैं, यहां पर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। पेपर 1 हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्था हो, लगभग 60% क्वेश्चंस यहां से आते हैं इकोनॉमिक्स से। ये मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं,
ये पिछले 2-3 सालों का सर्वे किया गया, जो मैंने किया है उसका रिपोर्ट मैंने अपने आप से बनाया और देखा, एनालाइज किया कि ज्योग्राफी में भी इसका पोर्शन आता है, इकोनॉमिक्स तो आता ही आता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी इसका रोल आता है जब हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। यही नहीं, हर साल बजट नया आता है और जैसे ही बजट आता है कुछ संस्थाएं आ जाती हैं और कुछ ऐसे स्कीम्स आ जाती है जिनके बारे में लगातार प्रश्न पूछता है। तो सोचिए कि अगर इतना बड़ा पोर्शन हम एक सब्जेक्ट से कवर कर सकते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका सपना साकार होने में बस चंद समय लगेंगे? और बिल्कुल, क्या चाहिए होती है? दृढ़ता। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर 8 घंटा पढ़ना क्या जरूरी है? दोस्तों, अगर जिस दिन आप बीमार पड़ते हैं ना और डॉक्टर कह दे आप चिकन नहीं खाते और डॉक्टर कह दे कि आपको चिकन खाना है, तो आप ढूंढ कर खाते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं तो घंटे मत गिनिए, 4 घंटे भी पर्याप्त होंगे यदि वो 100% है, 12 घंटे भी व्यर्थ होंगे यदि वो 10% है। पन्ने पलटने से सपने साकार होते। तो हर बच्चा, छोटा बच्चा, आप किताब दे दो आधे घंटे में पन्ना पलट देगा, लेकिन वो बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा ना। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या रोल खत्म हो जाते? नहीं, इसके आगे इसका सबसे अहम रोल शुरू होता है जब आप किसी भी संस्था का इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू में आप अगर इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपसे इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है। परंतु ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहां से पूछा जाएगा, लेकिन यहां से जरूर पूछा जाएगा। यानी कि आप कुछ भी पढ़ लें, अर्थशास्त्र को छोड़कर इंटरव्यू क्वालिफाई करना तो एकदम नामुमकिन सी बात होती है। हर बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। लगभग मैं मान के चलता हूं कि 10% आपके अपने बारे में पूछा जाता है, जबकि इंटरव्यू की शुरुआत यही होती है। उसके बाद अगर आपका जो ऑप्शनल रहा है वहां से प्रश्न उठता है, और फिर वो जब करंट की बात करते हैं तो वहां पर अर्थव्यवस्था आ जाता है। इन सारे चीजों की पूरी तैयारी यहां आपको इस प्लेटफॉर्म पर सामर्थ्य आईएएस एकेडमी पर कराई जाएगी। इसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रोवाइड किए जाए। हो सकता है कुछ ऐसे मटेरियल हो जो आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाए। हो सकता है कि हम, अगर आप दूर दराज में रहते हैं जहां नेटवर्क का ज्यादा इश्यू होता हो, तो हम आपको हार्ड कॉपी उसको पोस्ट के द्वारा भेज देंगे। राइट। अब दोस्तों, यही था सब कुछ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें जुड़े, और हाँ, आप अपने सजेशंस भी देते रहें, जिससे कि आप अपने अपने सपनों को कैसे साकार करें, साथ ही साथ हम आपके साथ मिलकर और बेहतर भारत कैसे बनाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं राज यादव आपसे विदा लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से। अब अगला जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमारे जो टीचर हैं वो इतिहास के टीचर हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आई होप सो दैट आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विश कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपके पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आसानी से और वेरी लूसिड लैंग्वेज में पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अमाउंट foregone in the achievement of an activity. In other words, it is also known as amount sacrificed. It is also known as amount sacrificed. Second main thing about opportunity cost is that it never becomes zero. It never becomes zero. But there are certain exceptions too. इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ exceptions हैं। वो क्या है? Exception to opportunity cost. That are goods
अवेलेबल फ्री इन नेचर। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए है वो ये 3 पॉइंट्स है। और ये तीनों पॉइंट्स क्या कहते हैं कि अगर कोई एक्ट कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम के लिए हम किसी चीज का सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, क्योंकि कुछ काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ रहा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम ध्यान से समझे तो इसके अंदर हम कुछ खो रहे हैं, इसका मतलब है कभी भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो खोना है इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। एंड थर्ड थिंग कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो भी हो सकती है। किस केसेस में? जैसे कि गुड्स जो फ्रीली अवेलेबल इन नेचर है। अब हम लोग ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अज्यूम करिए कि एक लड़का है जिसका नाम है सुजीत, राइट। सुजीत के पास 2 गर्लफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड 1 एंड गर्लफ्रेंड 2। सुजीत के पास 2 गर्लफ्रेंड है, एक का नाम है गर्लफ्रेंड 1 और दूसरे का नाम है गर्लफ्रेंड 2। अब अगर सुजीत गर्लफ्रेंड 1 से मिलता है बच्चों, तो ये गर्लफ्रेंड 2 से नहीं मिल सकता। अगर वो गर्लफ्रेंड 2 से मिलना चाहता है तो वो गर्लफ्रेंड 1 से नहीं मिल सकता। अब हमने यहां से क्या देखा कि हर केस में उसे एक गर्लफ्रेंड से हाथ धोना पड़ेगा, सिर्फ वो एक से मिल पाएगा। यानी कि अगर इससे मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, अगर इससे मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अब सेम चीज इकोनॉमिक्स में कैसे आता है उसको आप देखिए। अगर सुजीत के पास 1 लाख रुपया है, मान लेते हैं हम सुजीत के पास कितना लाख रुपया बच्चों? 1 लाख रुपया, और उसके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। यानी कि वो 1 लाख रुपया अगर इस बिजनेस पर खर्चा करता है तो वो बी पर नहीं खर्चा कर पाएगा, अगर वो बी पर खर्चा करता है तो वो ए पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से, यानी कि अगर वो ए पर खर्चा करता है तो बी उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, अगर बी पर खर्चा करता है तो ए उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। यानी कि दोनों ही केस में जो एक होगा वो नेवर जीरो होगा, कभी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि ये अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। नाउ हम बात करते हैं एक्सेप्शन टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अज्यूम करो कि सुजीत ए इस बिजनेस पर काम करते हुए भी वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। क्या ऑक्सीजन इनहेल करते वक्त क्या वो कोई चीज खो रहा है? कोई चीज नहीं खो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री गुड्स अवेलेबल इन नेचर होते हैं बच्चों, उन केसेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी जीरो हो जाती है उसमें। बट जरा ध्यान से देखिए, क्या सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है? अगर हम सनलाइट की बात करें बच्चों, तो सनलाइट यूज करते वक्त, सनलाइट का इस्तेमाल करते वक्त आपने देखा होगा कि आप रोड पर चल रहे हैं, आप सनलाइट ले रहे हैं। क्या सनलाइट लेने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है? हमें खोना नहीं पड़ता है। यानी कि सनलाइट के केस में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें एक्सेप्शन हो गई। तो बच्चों ये था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस अब इसको एग्जाम में याद रखने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना है कि सुजीत के पास 2 गर्लफ्रेंड है, अगर एक से मिलेगा तो एक से नहीं मिल पाएगा, यानी कि एक को उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक को उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर वो सैक्रिफाइस करता है तो इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती, और अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करता है तो वो जीरो हो जाएगा। किस केस में? जब वो गुड्स फ्रीली अवेलेबल इन नेचर है। गर्लफ्रेंड जो है वो फ्रीली अवेलेबल इन नेचर नहीं है, बिजनेस जो है वो फ्रीली अवेलेबल इन नेचर नहीं है। तो दोस्तों ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है यही है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ दूसरे कॉस्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए आई विश कि आप सब खुश रहें। और हाँ, एक काम करें दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट इसी तरीके से आसानी से इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सके। थैंक यू वेरी मच।